और अब चिन्हारी में बारी है एक ऐसे खास मेहमान को बुलाने की जिनकी यूनिवर्सिटी की पहचान पूरे छत्तीसगढ़ में है और यहाँ के छात्र अलग अलग क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रहे हैं। मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर गौरव शुक्ला जी को, रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी बिलासपुर के। तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर गौरव शुक्ला। और इनके सम्मान के लिए, स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगी रश्मि अठवानी, सीनियर मैनेजर सेल्स, वे आए और पुष्प गुच्छ देकर मेहमान का स्वागत करें। सीवी रमन यूनिवर्सिटी निजी यूनिवर्सिटी के तौर पर ये एक ऐसी पहली यूनिवर्सिटी है जिसने सफलता की कीर्तिमान रचे हैं। यहाँ के छात्र अलग अलग क्षेत्र में अपनी उपलब्धि हासिल कर रहे हैं और यहाँ की एजुकेशन पॉलिसी, क्वालिटी एजुकेशन की हर जगह तारीफ होती है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंच पर आज सीवी रमन यूनिवर्सिटी की चिन्हारी बताएंगे मिस्टर गौरव शुक्ला। हमारा उद्देश्य यही कि लगातार ऐसी शख्सियतों से आपको रूबरू करवाएं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में नई कहानियां रची हैं और उन कहानियों को हम देखते आ रहे हैं, प्रेरणा के स्वरूप आगे बढ़ाते आ रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, मिस्टर गौरव शुक्ला से बातचीत आगे बढ़ाएंगे मनोज वर्मा जी। ओवर टू यू मनोज जी। नमस्कार गौरव शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चिन्हारी में, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। थैंक यू सर। सर, आप यूनिवर्सिटी से के कुल सचिव हैं। मैं आज की स्थिति छत्तीसगढ़ और बिलासपुर की उच्च शिक्षा में क्या स्थिति आप देख पाते हैं? सर, उच्च शिक्षा की नहीं, मैं कंप्लीट शिक्षा की बात करूंगा, क्योंकि शिक्षा तो शिक्षा है, चाहे वो, और शुरुआत हमने अभी देखा अरमान को कि वो इतना छोटा है लेकिन उसकी शिक्षा स्टार्ट हुई है। तो अगर मैं शुरू से बात करूं तो बिलासपुर की स्थिति बहुत अच्छी रही है। जब हम अविभाजित मध्य प्रदेश थे तो उस समय भी बिलासपुर में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय था, जो कि मुझे लगता है आसपास के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक था और बिलासपुर संभाग का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। उसके साथ साथ हमारे यहाँ कंपटीशन एग्ज़ाम्स की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। स्टार्टिंग से ही बहुत सारे लोग बिलासपुर अपना ट्रांसफ़र इसलिए कराते थे कि उन्हें अपने बच्चों को यूपीएससी, पीएससी के एग्ज़ाम्स, बैंक के एग्ज़ाम्स, जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं वो क्लियर कराने होते थे। तो वो परंपरा चली आ रही। स्कूल्स में हम बात करें तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री या फिर अपना नॉर्मल स्कूल, ये भी बड़े फेमस स्कूल हुआ करते थे उस समय से। और उसके बाद जब हम छत्तीसगढ़ बने तो हमें पहला जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय मिला। उसके बाद सभी प्रकार के, मतलब सारे क्षेत्र के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट आज हमारे पास में हैं। मेडिकल कॉलेज हमारे पास में है, डेंटल कॉलेज हमारे पास में है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी हमारे पास में है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी सीवी रमन, एक तो हम लोग भी वहीं से बिलोंग करते हैं। एंड वी आर प्राउड दैट वी आर वन ऑफ दी नंबर 1 यूनिवर्सिटी वी कैन से ऑफ सेंट्रल इंडिया। ऐसी महर्षि यूनिवर्सिटी भी हमारे पास में है, फार्मेसी कॉलेजेस हैं, नर्सिंग कॉलेजेस हैं। ओवरऑल अगर आप देखें, उसके साथ साथ कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी यहाँ पे बहुत अच्छे से हो रही है। अभी भी बच्चे बहुत सारे आते हैं और इन सब ने बिलासपुर का नाम एक्चुअली रोशन किया है। तो मुझे लगता है बिलासपुर बहुत अच्छी जगह पे है आज। छत्तीसगढ़ का क्या परिदृश्य देखते हैं सर? ये तो बिलासपुर की बात हो गई। छत्तीसगढ़ देखिए, अपने बनने के बाद से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से आगे आया है। चाहे वो NIT हो, एम्स हो, IIMs हो, तो ये सारी IIIT जरूर बाद में ऐड हुआ है। हाँ, लेकिन छत्तीसगढ़ बनने के बाद ही आई। तो अगर मैं डेवलपमेंट देखता हूँ इन सारी चीज़ों में तो छत्तीसगढ़ का नाम अब बहुत ऊपर है। हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो छत्तीसगढ़ में आए हैं और लगातार आते जा रहे हैं। स्कूल में बहुत सारे स्कूल्स हमारे पास में हैं। तो छत्तीसगढ़ का भविष्य बहुत उज्जवल है और आप देखेंगे कि हमारे छात्र भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। और अगर आप आंकड़ा निकालेंगे, अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप आंकड़ा निकालेंगे और देखेंगे तो पलायन रुक गया है। जितने इंस्टीट्यूशन आए हैं, आज हम बात करें यूनिवर्सिटी की तो 15 गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हैं और 15 प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे काम कर रही हैं। इसके साथ ऑटोनोमस कॉलेजेस भी हैं। तो देखें तो बहुत भविष्य बहुत उज्जवल है छत्तीसगढ़ का और स्टूडेंट भी खूब मेहनत कर रहे हैं और पलायन हमने बहुत सारा रोका है।
सर, एक नई शिक्षा नीति 2022 को लागू करने में क्या चुनौतियां दिख रही हैं, क्या परेशानियां दिख रही हैं, और इन चुनौतियों का हल निकालते हुए संस्थान नई शिक्षा नीति कैसे लागू करेंगे? नहीं, किसी भी नई चीज़ की शुरुआत में चुनौती होती है, और ख़ासकर जब चीज़ें सालों से चलती आ रही हों तो हम लोग ज़रूर बोलते हैं परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन आप जब कुछ परिवर्तन करने चाहते हैं तो देखिएगा उसमें एक अलग सा थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, थोड़ा सा उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। लेकिन अगर नई शिक्षा नीति की हम बात करें तो बहुत अच्छा है, इट इज़ गिविंग अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। आप किसी भी फील्ड के छात्र क्यों ना हो, आप हर फील्ड की पढ़ाई कर सकते हैं, जो कि अभी रिस्ट्रिक्टेड है। अगर अभी मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मैं आर्ट्स नहीं पढ़ सकता। तो इस तरीके की जो पाबंदियाँ हैं वो नई शिक्षा नीति में जो हैं वो हट जाएंगी। मैं साइंस का हूँ तो मैं आर्ट्स पढ़ सकता हूँ, आर्ट्स का हूँ तो मैं किसी साइंस का एक सब्जेक्ट ले सकता हूँ। तो एक्चुअली नई शिक्षा नीति ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करेगी आने वाले समय में कि कोई भी छात्र जो है वो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ पाएगा। इसके साथ साथ इंस्टीट्यूशन की कैटेगराइज कर दी गई है कि अब आप मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन में बाकियों को कन्वर्ट होना पड़ेगा, जो सिंगल मोड कॉलेजेस हैं उनको कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये चुनौती नहीं कहूँगा, इसको एक्सेप्ट करने के लिए हम सबको मेहनत करनी होगी, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर के हों। हर एक व्यक्ति को, इवन जो स्टूडेंट हैं या माता पिता हैं, हम सबको ये सारी चीज़ें समझनी होंगी और धीरे धीरे इसको फेज़ वाइज एक्चुअली अडॉप्ट किया जा सकता है। और मुझे लगता है इसमें गवर्नमेंट की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। कितना पॉजिटिव लगता है सर नीति का जो अभी आने की है, जिस हिसाब से आप लोग देख रहे हैं उसको, क्या लगता है? मतलब अभी भी हमने तो देखा है कि अभी भी आपका कहना ज़रूर है कि पलायन रुक गया है। ये मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी बच्चे जो हैं वो पुणे की तरफ या बेंगलोर की तरफ या मुंबई की तरफ अभी भी आकर्षित हो रहे हैं। तो क्या नई शिक्षा नीति उसमें कारगर होगी किसी प्रकार से इन चीज़ों में रोकने में? बिल्कुल, देखिए शिक्षा पूरे भारत में ये चीज़ें चेंज होंगी। जहाँ तक पलायन की बात है तो अपॉर्चुनिटी जब मिलती है तो बच्चा बाहर जाता ही है। लेकिन मैं जो बात कर रहा था वो ये कर रहा था कि कितने परसेंट पहले जाते थे और आज। तो अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो डेफिनेटली ये ड्रॉप डाउन हुआ है। अच्छे इंस्टीट्यूशन हमारे बीच में आए हैं। और अगर नई शिक्षा नीति लागू होती है तो आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। डुअल डिग्री के भी कोर्सेस आप देख सकते हैं कि एक जगह से पढ़ के दूसरी जगह से भी आप डिग्री ले सकते हैं। तो मुझे लगता है ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करेगा, तो इसमें भी मदद मिलेगी। बच्चा यहाँ से रह के भी पढ़ सकता है, यहाँ भी पढ़ता रहेगा, और कहीं और से सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर सकता है, स्किल के कोर्सेज कर सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें, बहुत से ऑप्शन उसके पास अवेलेबल होंगे। तो नई शिक्षा नीति डेफिनेटली एक एजुकेशन को नए दिशा में लेके जाएगी, जो कि मुझे लगता है कि पॉजिटिव वे में हमें लेना चाहिए कि ये ज़रूर एक नए डायमेंशन को प्रदान करेगी एजुकेशन में। सर, छत्तीसगढ़ में रोज़गार और स्वरोज़गार, ये आपको इसके अवसर किस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं आपको? मतलब कहाँ से आपको लगता है कि भाई रोज़गार किस क्षेत्र में ज़्यादा मिलेंगे हमको? देखिए, रोज़गार तो हर क्षेत्र में है और ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितने उद्योग हैं। देखिए, गवर्नमेंट एक लिमिटेड वैकेंसीज होती है गवर्नमेंट में। मैक्सिमम जो जॉब्स होते हैं वो पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट इंडस्ट्रीज़, उद्योगों के पास में जॉब्स होती है। तो जैसे आपके स्टेट में जिस प्रकार के उद्योग होंगे वहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटी बच्चों को ज़्यादा मिलती है। जैसे अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो पावर सेक्टर छत्तीसगढ़ में उस एरिया में पावर सेक्टर में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। स्पंज आयरन हमारे पास बहुत सारे उसके उद्योग हैं, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। और मुझे लगता है कि अभी जो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो रही है वो हर्बल की ओर बहुत सारा काम करना अभी छत्तीसगढ़ में बाकी। और छत्तीसगढ़ में संसाधनों की कमी नहीं है। हमारे पास में ही अचानकमार टाइगर रिजर्व है, वहाँ बहुत सारी औषधियाँ हैं, यहाँ वनांचल बहुत है। तो इस एरिया में अगर हम काम करें, फार्मेसी के एरिया में हम काम करें तो औषधियों पे कम काम हो रहा है सर, जिस तरीके से होना चाहिए। बिल्कुल। और कोरोना ने हमें सिखाया है कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, आप बहुत कुछ इस क्षेत्र में कर सकते हैं। तो हर्बल एक अच्छा है। दूसरा, ये औषधि की ओर आप ज़रूर जा सकते हैं। तो ये स्वरोजगार को भी बहुत सारा देते हैं। इसके साथ साथ स्किल एक बड़ा कंपोनेंट आता है कि आप स्किल्स जो हैं वो आप एक्वायर करें। और ये अभी कोविड टाइम में हमने देखा
कि जॉब्स उनकी नहीं गई जिनके पास स्किल कुछ ना कुछ थी, वो सरवाइव कर गए, उनकी जॉब्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो नई चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि वो अगर हम अडॉप्ट करने लगेंगे तो रोज़गार और स्वरोज़गार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। NSDC और भारत सरकार की बहुत सारी स्किल के प्रोग्राम चल रहे हैं। डॉक्टर CV रमन विश्वविद्यालय में भी पूछ रहा था कि इसमें स्वरोजगार और रोजगार के लिए जो प्रशिक्षण दिए जाने चाहिए उस पर कितना काम होना चाहिए और कितना हो रहा है, आपको क्या लगता है? नहीं, काम तो हो रहे हैं। भारत सरकार बहुत सारा प्रयास कर रही है, छत्तीसगढ़ सरकार भी बहुत सारा प्रयास कर रही है, लेकिन इसमें असीमित जो है अपॉर्चुनिटी है। आप जितना भी कर लें उतना कम है। तो आप देखेंगे कि स्किल के जितने भी हैं, जैसे CV रमन में ही मुझे बताना चाह रहा था कि प्रधानमंत्री कौशल केंद्र की स्थापना की गई है और ऐसे 12 केंद्र हम लोगों ने, हमारे ग्रुप ने स्थापित किए हैं, जहाँ निःशुल्क शिक्षा जो है अलग अलग ट्रेड्स पे बच्चों को दी जाती है। इसके साथ साथ अभी नई टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या बिग डेटा की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, डेटा माइनिंग, तो इनके बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं जो कि आप कोई और कोर्स करते करते भी आप पढ़ सकते हैं और उसका जो है आप उन सारी चीज़ों का सर्टिफिकेट ले सकते हैं और आपको बहुत सारा फिर रोज़गार का अवसर आपको प्राप्त होता है। तो इन चीज़ों पे मुझे ध्यान देना चाहिए। सर, बीच में VTPs भी शुरू हुए थे, हाँ, वो अभी शायद डिसकंटिन्यू हो गए हैं। ये अब दूसरे फॉर्म बदलता रहता है, लेकिन वो चल रहा है अभी। ये कौशल केंद्र के उससे चल रहे हैं, तो वो रुका नहीं है, बस उसके तरीके जो हैं वो तरीके बदल रहे हैं। जी, वर्तमान में सर उच्च शिक्षा के किस क्षेत्र में नवीन कार्य किए जाने की ज़रूरत है? देखिए, नवीन कार्य तो हर क्षेत्र में किया जाना चाहिए। अब ये किस पर्सपेक्टिव में आप पूछना चाह रहे हैं तो इस पर डिपेंड करता है, लेकिन क्षेत्र देखिए, इनोवेशन हर जगह पे रिक्वायर्ड है। आप अगर इनोवेट नहीं करेंगे, आप नई चीज़ों की ओर नहीं जाएंगे तो आप स्टेगनेंट हो जाएंगे, आप जो हैं आपकी प्रगति जो है रुक जाएगी। तो मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में इसकी रिक्वायरमेंट है, हर क्षेत्र को नई चीज़ें चाहिए। मेडिकल सबसे बड़ा उदाहरण हमारा पिछले 2 साल का रहा है कि जब स्टार्टिंग में जब कोविड आया था तो हमारे पास कुछ भी नहीं था और हम लोग सोचते थे कि कैसे इससे बचेंगे, मास्क भी नहीं थे एक समय। आज देखिए उसमें कितना इनोवेशन हुआ और आज कितना ज़्यादा डेवलपमेंट मेडिकल फील्ड में है। फिर भी हमें लगता है कि अभी भी कम है, हमें और ज़्यादा जो है इसमें डेवलपमेंट हमें करना चाहिए। तो हर फील्ड में ज़रूरत है सर। जी जी जी। और एक सर जो ट्रेडिशनल वर्क करते आ रहे हैं लोग पहले से, जो हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो जो लोग काफ़ी पहले से ट्रेडिशनल काम करते चले आ रहे हैं और उनका प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत तगड़ा है, वही चीज़ जब थ्योरी में भी आप पढ़ते हैं, आपको क्या डिफरेंस दिखता है सर कि ये जो प्रैक्टिकली जो लोग करते आ रहे हैं वो कुछ बेहतर कार्य कर रहे हैं या थ्योरी करने के बाद जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसमें आपका क्या सोचना है इसमें? यानी दोनों ही बेहतर कार्य कर रहे हैं। देखिए, जो कार्य कर रहे हैं, जिनके जो ट्रेडिशनल वे में कर रहे हैं, मे बी उनका प्रोसेस थोड़ा लंबा होता होगा या फिर वो टेक्निक्स पुरानी हो जाती। जब आप उसको पढ़ के आते हैं तो इनोवेशन यहीं पे आते हैं कि आप उसको और अच्छा करते हैं, उस प्रोसेस को और फाइन ट्यून करते हैं। तो एक्चुअली सीखता व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस से ही है। इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस तो इट इज़ मच बेटर। जी, मैं इसलिए ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने जो काम किया है वो ट्रेडिशनल तरीके से सीखते हुए, एक दूसरे को सीखते हुए, असिस्ट करते हुए और बिना किसी थ्योरी के फिल्म बनाने का काम शुरू हुआ है सर छत्तीसगढ़ में। और बाद में जब आप करने लग जाते हैं काम तो आप कहीं ना कहीं पलट के थ्योरी भी पढ़ते हैं। सही। तो हमको ज़रूरी होता है वो पढ़ना भी, बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं थंब रूल्स बने हुए हैं। देखिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिक प्रिंसिपल जो हैं वो आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है कि आप करत करत अभ्यास के जड़मति हो सो जान बोला जाता है, तो आप अभ्यास से उस चीज़ों को सीख सकते हैं। समय बहुत लेकिन उसके पीछे की जो प्रिंसिपल हैं शायद वो आप किसी को बता ना पाएँ, वो समझ ना पाएँ या उसमें कुछ नई चीज़ें आप ना कर पाएँ। तो इसलिए ज़रूरी है कि फंडामेंटल बेसिक नॉलेज और उसके एक्सपेरिमेंट्स ये आपको पढ़ाने जरूरी होती हैं। इसीलिए जब हम पढ़ते हैं तो दोनों चीज़ें होती हैं, पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं, देन प्रैक्टिकल, और उस प्रैक्टिकल करने के बाद हम ग्राउंड में भी जाते हैं। एक्चुअल में जो काम होता रहता है, लैब के प्रैक्टिकल्स तो होते ही हैं, साथ में हम उस जगह पे भी जाते हैं जहाँ पर
एक्चुअल में काम होता रहता है। तो बोथ द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जी वही वो जब हमसे लोग पूछते हैं कि साहब हम भी फिल्म बनाना चाह रहे हैं, हम बोलते हैं कि आप पढ़ कर के आइए, तो उनने बोला आपने तो नहीं पढ़ा, इस सब्जेक्ट की पढ़ाई आपने नहीं की। मतलब हम कर कर के सीखें, जिस काम को करने में हमें 10 साल लगा है, शायद आप 3 साल में वो चीज़ सीख जाएं, आपका समय भी बचेगा और पैसा भी शायद। सर शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय नया और क्या कर रहे हैं सर? नया तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं सर विश्वविद्यालय में। कुछ नए फैकल्टीज, कुछ नए सब्जेक्ट्स। अभी डॉक्टर सीवी रमन हर्बल के क्षेत्र में, औषधियों के क्षेत्र में अभी बहुत सारा हम लोगों ने अभी नया काम किया है। साथ में स्किल पे हम बहुत सारा, भारत सरकार के हम सबसे बड़े पार्टनर के रूप में काम कर रहे हैं। और जो जितनी भी नए सर्टिफिकेशन कोर्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि डेटा माइनिंग हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, इन सारी चीज़ों के सर्टिफिकेशन कोर्स अभी डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय ने चालू किए हैं। कौशल केंद्र की स्थापना विश्वविद्यालय में की गई है। और अभी जो मेडिकल के क्षेत्र में हम लोग काम करना चाह रहे हैं, वो पैरामेडिकल का क्षेत्र हो, फार्मेसी हो, इन जगहों पे हम बहुत सारा काम करना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम विश्वविद्यालय कर रहा है, वो कर रहा है अपना रूरल टेक्नोलॉजी को जो है वो हम उस डिपार्टमेंट को बहुत मजबूत कर रहे हैं। और इसको एक्चुअली हम किसानों से जोड़ रहे हैं। तो किसानों की ट्रेनिंग वहाँ पे की जा रही है, नई नई टेक्निक्स उन्हें बताई जा रही हैं कि किस तरीके से वो उन्नत खेती कर सकते हैं और कैसे वो जो है नई टेक्निक्स के साथ अपने उत्पादन अच्छा कर सकते हैं, खेती को अच्छा कर सकते हैं, कहाँ उन्हें मार्केट मिलेगा। तो जो ब्रिज है ई कॉमर्स का कि एक किसान को सही जगह पे जो उसके उत्पाद को पहुंचना चाहिए और उसे सही कीमत मिलनी चाहिए, तो वो काम अभी हम बड़े रूप में सीवी रमन विश्वविद्यालय में कर रहे हैं। मैंने इसके पहले भी सर एक प्रश्न पूछा था, आपसे भी मैं पूछता हूं कि सीवी रमन क्या फिल्म मेकिंग पे भी कुछ कोर्सेज शुरू करने वाला है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे कुछ कोर्स शुरू करने वाला है, ताकि छत्तीसगढ़ में जो एक बड़ी कहना चाहिए कमी है उसको फिल्म क्षेत्र में ख़ास तौर पर वो कब तक के दूर होगी? नहीं, कोशिश रहेगी। अभी तो फ़िलहाल तो अभी हम नहीं सोच रहे हैं, लेकिन हाँ एक बैकग्राउंड में ज़रूर है कि हम आने वाले समय में कुछ फैशन डिज़ाइनिंग या फिर जो अपना कहना टेक्नीशियन, उसमें कैमरामैन, इन सब की जो ट्रेनिंग होती है, बेसिक ट्रेनिंग्स होती है, बेसिक उस पर हम लोग ज़रूर सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए आना चाहेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल वो समय थोड़ा सा दूर है। हम लोग वही चाह रहे थे सर, FTI पुणे में जिस तरीके से चल रही है वैसा एक यहाँ पे यूनिवर्सिटी में चालू होना चाहिए, क्योंकि बहुत से युवा चाह रहे हैं इस क्षेत्र में आने का और वो कहीं ना कहीं बेचारे भटक रहे हैं। नहीं, ज़रूर हमारी कोशिश रहेगी और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो जल्दी हम चालू कर पाएंगे। बिल्कुल सर, हमारा पूरा सहयोग है आपको। एक आखिरी सवाल आपसे, छत्तीसगढ़ प्रदेश के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? एकदम सिंपल सा है सर कि युवाओं को अपना सबसे पहले तो लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि उन्हें अपने लाइफ में क्या अचीव करना है, क्या बनना है, और उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए वो स्टेप्स गोल बना लेंगे और उस स्टेप्स को फॉलो करते रहें। कठिनाइयाँ ज़रूर आती हैं, हमने अभी देखा है कि कितनी कठिनाई भरे 2 साल रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अपना फोकस नहीं खोया, जिन्होंने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया, जिनमें लगन थी, जो लगातार काम कर रहे थे, वो देखिए आज इन 2 सालों में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई और उन्हें सफलता मिली है। तो भटकाव नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी की चीज़ों पे भटकाव ना हो, अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसको ही उसके ही सही स्टेप्स पे चलते जाएं। तो मुझे लगता है यही सबसे बड़ी बात होगी और तभी उन्हें सफलता भी मिलेगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से, आप चिन्हारी में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सर। और प्लीज बीइंग हियर। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपका धन्यवाद करता है। थैंक यू सर। सार्थक चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मिस्टर गौरव शुक्ला जी आप मंच पर बने रहें। मनोज वर्मा जी से निवेदन है कि गौरव शुक्ला जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी बिलासपुर के। डॉक्टर सीवी रमन हर्बल क्षेत्र में भी अब नए नए कोर्स के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि कोविड के बाद हमने देखा कि लोगों की रुचि इस ओर बढ़ी। तो अब यूनिवर्सिटी में अगर इस चीज़ की पढ़ाई होगी, बिलासपुर में खास तौर पे, तो नए छात्र का उदय ज़रूर होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गौरव शुक्ला जी। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगी मिस्टर परमजीत उबेजा जी को, जो डायरेक्टर हैं MGR एडवर्टाइज़र के।
तालियों से स्वागत कीजिए। इनका सम्मान करेंगे मिस्टर मनोज वर्मा जी, परमजीत उबेजा, डायरेक्टर MGR एडवर्टाइजर। चिन्हारी का ये मंच जहां हमने अलग अलग लोगों से बातचीत की, उन तमाम पहलुओं को छुआ है जो क्षेत्र के विकास के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। स्वागत और सम्मान की ये कड़ी जी का यही उद्देश्य कि हम लगातार ऐसे लोगों से आपको रूबरू करवाएं। अब हमारे जो चीफ गेस्ट हैं उनके बारे में और भी जानना बहुत ज़रूरी है। मनोज जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। यहाँ से कुछ ही दूर पर है जांजगीर। आपको पता होगा एक सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में चला राहुल साहू का, उस पर एक फीचर फिल्म बना रहे हैं। किरदार आप कौन कौन से लेंगे, कास्ट कैसे करेंगे, ये तो बड़ा सवाल है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि सीएम कौन होंगे। सीएम तो सीएम ही रहेंगे। सीएम तो सीएम ही रहेंगे, रहना चाहिए। मेरा तो मन यही कहता है कि सीएम साहब ही उसको अदा कर सकते हैं और उनको करना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उनका उस बच्चे के लिए सपोर्ट रहा है, जिस तरीके से उन्होंने उस बच्चे के लिए काम किया, जो प्रेरणा दी वहाँ पे लोगों को काम करने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई एक नया कैरेक्टर मैं लूँगा तो पब्लिक उसको एक्सेप्ट ही नहीं करने वाली। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जाकर के उनसे कि वो जो काम आपका है वो आप ही करें। तो बहुत जल्द ये देखने को मिलेगा कि एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जो छत्तीसगढ़ में चलाया गया था। मनोज वर्मा जी के सम्मान के लिए अब मैं बुलाना चाहूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़ रुपेश गुप्ता जी और रश्मि अठवानी जी, सीनियर मैनेजर सेल्स। आप दोनों आइए और हमारे मुख्य अतिथि का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान करें। तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि मनोज वर्मा जी किसी चिन्हारी के मोहताज नहीं हैं। बुलंदी मेज एक बड़ी फिल्म, जिसने पहली फिल्म छत्तीसगढ़ की नेशनल अवार्डेड होने का गौरव हासिल किया है, और अब छत्तीसगढ़ में जिस उम्मीद के साथ फिल्म इंडस्ट्री को देखा जा रहा है उसमें उभरते हुए सितारे और एक स्थापित नाम है मनोज वर्मा जी। बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंच में चिन्हारी को सुशोभित आपने किया है। बहुत शुक्रिया आपका जी से जुड़ने के लिए और चिन्हारी कार्यक्रम के लिए। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का चिन्हारी, हमने आज बिलासपुर से आपको ये बताने की कोशिश की है कि अलग अलग क्षेत्र में किस तरीके से, चाहे युवा हो, उद्यमी हो, होटल व्यवसायी हो, बॉलीवुड और हॉलीवुड के कलाकार हों, कैसे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। और ऐसी ही चिन्हारी हम लगातार करते रहेंगे। देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।